भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ रूस अब दूसरा बड़ा सप्लायर बन गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CRECA की रिपोर्ट कहती है कि मई के दौरान रूस से निर्यात हुए कुल कच्चे तेल में से 18% खरीद भारत ने की है। मई के दौरान भारत में रोजाना आयात हुए कुल 49.8 लाख बैरल कच्चे तेल में से 8.19 लाख बैरल तेल रूस से आया। भारत में रूस से आयात होने वाले कुल कच्चे तेल में लगभग 20% हिस्सेदारी अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। पहले भारत की क्रूड ऑयल ज़रूरत का केवल 1% तेल रूस से आता था। करीब 23% इराक से, 18% सऊदी अरब से और 11% UAE से आता था। सर, क्या माना जाए कि प्रतिबंध जो लगे थे अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से पुतिन को रोकने के लिए, रूस को रोकने के लिए, एशिया ने वो सारे नाकाम तो नहीं कहूँगा लेकिन उनका असर तो कम कर ही दिया? निश्चित तौर पर, और ये बात साफ दिखाई देती है। भारत और चीन दोनों के रूस से मिलने वाले जो आंकड़े हमारे पास हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि पुतिन के लिए इस संकट में ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं सस्ता कच्चा तेल खरीद कर कैसे पुतिन के लिए के राजस्व को बढ़ोतरी में मदद कर रही हैं, ये हमें साफ दिखता है। और इसलिए हमने अपने मनी सेंट्रल में इस पर लगातार चर्चा भी की और उन्होंने बताया था कि भारत की निजी रिफाइनरीज कैसे सस्ता रूस का डिस्काउंटेड कच्चा तेल आयात करके उसे एक्सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि भारत में पेट्रोल की कीमतों पर उस आयात का कोई असर नहीं दिख रहा है। दो महत्वपूर्ण आंकड़े हमें समझना जरूरी है यहाँ। भारत ने 2021 में रूस से जितना कच्चा तेल आयात किया था शुभम, उससे अभी तक 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा तेल भारत ने रूस से आयात किया है। और इसका एक बड़ा हिस्सा रिलायंस और बाकी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं और अभी एक क्वार्टर भी पूरा नहीं हुआ है। चीन ने पेट्रोलियम इंपोर्ट के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और अब वो सबसे बड़ा पेट्रोलियम इंपोर्ट भागीदार हो गया। जर्मनी के मामले में ध्यान रखना जरूरी कि जर्मनी को बड़ा तेल पाइपलाइन के जरिए पहुंचता है, जो रजवा पाइपलाइन है जो सेंट्रल रशिया से जर्मनी तक जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ कोशिश ये हो रही थी कि रशिया के तेल कारोबार पर रशिया को दुनिया के फिनेंशियल सिस्टम से बाहर करके उसके फॉरेक्स रिजर्व के इस्तेमाल पर रोक लगाकर रशिया की फिनांसिंग को या रशिया की इकोनॉमी को या वार फिनांसिंग मशीन को रोकने की बात हो रही थी। पर आंकड़े ये हैं कि रशिया ने करीब करीब $97 बिलियन का रेवेन्यू पहले 100 डेज में वार में $97 बिलियन का रेवेन्यू केवल फॉसिल फ्यूल के एक्सपोर्ट से अर्न किया है, जिसमें कि 61% यूरोप को गया है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा रशिया के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट जो कोविड से पहले था या वार से पहले था, उसका बड़ा हिस्सा चाइना और इंडिया की तरफ से आया है। अब इंडिया का 18% हिस्सा हो गया है रशिया के क्रूड एक्सपोर्ट में, और ये हिस्सा रशिया को के फॉरेक्स रिजर्व को और रशिया को मिलने वाली विदेशी मुद्रा की सप्लाई में मदद कर रहा है। सर, फिर अब यूरोप के देश रोकेंगे कैसे पुतिन को, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी तो एक तरीके से फेल होती दिख रही है? यहाँ एक दिलचस्प तैयारी शुरू हुई है। अब यहाँ फिर वही दुविधा है। ये दुविधा भी अमेरिका की जो वित्त मंत्री जेनेट येलेन, उनका एक इंटरव्यू एक अमेरिकी अखबार में छपा था। और अमेरिका और यूरोप की दुविधा ये है कि यदि रूस के तेल पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और बाजार में रूस के तेल का आना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है तो कच्चे तेल की कीमतें 150, 160 और $170 तक चली जाएंगी। ओपेक को समझाने बुझाने के बाद भी ओपेक ने उत्पादन तो बढ़ा दिया, पर वो पेपर पे बढ़ा हुआ उत्पादन है, क्योंकि ओपेक की अर्थव्यवस्था, जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि ओपेक की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं है, सऊदी अरब, अमीरात और कुछ देशों को छोड़कर, कि वो तत्काल अपनी तेल उत्पादन क्षमताओं में इतना निवेश कर सकें कि उसे वो उसको उत्पादन बढ़ाकर बाजार में रूस की तरफ से आने वाले तेल की कमी की भरपाई कर सके। अब दुविधा क्या है यूरोपीय समुदाय और अमेरिका की पेट्रोलियम इकोनॉमी और ऊर्जा बाजार को लेकर कि अगर रूस के तेल पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया जाए, मान लीजिए चाइना और भारत से भी यह कहा जाए कि वो तेल नहीं खरीदें, तो बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएंगी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। $150, $175 के नंबर हमारे पास आ रहे हैं। और फिर अमेरिका में क्या होगा, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका में तो वैसे भी 40 साल की महंगाई है, भारत की महंगाई और जर्मनी में महंगाई करीब 7.5% के आसपास है। तो अब दुविधा यहाँ पर यह है कि अगर ये तेल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा तो तेल मार्केट खोलने लगेगा, और इसे चलाए रखना है तो पुतिन पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। पुतिन ने अभी यूक्रेन को रौंदना शुरू किया, उसके बाद उनका निशाना बाल्टिक देशों पर भी है। बाल्टिक देशों में भी उनकी सैन्य तैयारियां बढ़ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमें दिलचस्प बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि शुभम, दुनिया में रूस का कच्चा तेल लागत के हिसाब से सबसे सस्ता है।
दुनिया का कोई और बड़ा उत्पादक इतना सस्ता कच्चा तेल उत्पादित नहीं करता। करीब $45 पर बैरल के आसपास की कॉस्ट ही है रूस की, जिसमें वो 44 साढ़े 44 के आसपास का उनका कैलकुलेशन था विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर। तो रूस के लिए डिस्काउंट पर तेल बेचना भी फायदे का सौदा है। जबकि हमने पिछले दिनों जब इकोनॉमिकम में मिडिल ईस्ट पर चर्चा की थी तो हमने बताया था कि ओपेक की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में किसकी कितनी लागत है, पर इतनी कम लागत किसी भी देश की, दुनिया के तेल उत्पादक देश की नहीं है। तो अब इस बात पर विचार चल रहा है, जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं उस हिसाब से कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर प्राइस कैपिंग पर विचार कर रहे हैं, ताकि रूस को मिलने वाले तेल की एक कीमत तय की, रूस से आने वाले तेल की कीमत तय की जा सके और उस कीमत के कारण रूस को मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसे कम किया जा सके। ये प्राइस कैपिंग का फार्मूला कितना व्यवहारिक है, कैसे तय होगा, ये पता नहीं है, लेकिन $70 पर बैरल की सीलिंग लगाने की बात चल रही है कि इससे नीचे रूस का, इस सीलिंग के बेस पर ही रूस का तेल बेचा जाएगा। अब रूस को ये कैसे बाध्य किया जाएगा, वो तेल बाजार में कैसे आएगा, उसे कैसे कैसे बेचा जाएगा, ये समझना मुश्किल है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि रूस का तेल बाजार में बनाए रखते हुए, कीमतों को ना बढ़ते हुए, कैसे रूस के को मिलने वाली जो रेवेन्यूज़ हैं उनको रोका जा सके, इसका एक फार्मूला वर्कआउट करने का प्रयास चल रहा है। क्या कैसे वर्कआउट होता है, क्या आने वाले दिनों में होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।